सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का रिवीजन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं इसमें, और सारे एमसीक्यू एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और साथ ही इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए पढ़ाई कैसे करनी है। जो मैंने अपने प्रीलिम्स के दौरान ये सब देखा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर भी वीडियो को ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संतुलित भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं? तो पहला घटक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा घटक है प्रोटीन, तीसरा घटक है वसा, और चौथा घटक है विटामिन्स, और पांचवा है जल, और छठा है रेसा। तो संतुलित भोजन के लिए मुख्य घटक हैं वो आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी सभी ये जो दिए हैं सभी मुख्य घटक हैं। ऑप्शन सी 1, 2, 5, ऑप्शन सी 3, 4, 5, 6। तो संतुलित भोजन के जो मुख्य घटक हैं वो सारे ये सभी हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स भी तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन्स मसल्स और वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है, और वसा भी एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। और विटामिन्स हैं जो चाहिए तो बहुत थोड़ी मात्रा में होती हैं, लेकिन अगर इनकी ज़रा भी कमी हो जाए तो हमारे नर्वस सिस्टम को और भी हमारे बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम होते हैं उन सबको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। और जल भी बहुत आवश्यक होता है, और रेसे पेट साफ करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये सभी हमारे भोजन के मुख्य घटक हैं। एनसीईआरटी में इन सभी के बारे में दिया गया है। सारे प्रश्न मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं। तो अगला प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ में मंड की जांच के लिए तन आयोडीन के 2-3 बूंद डालने से खाद्य सामग्री का रंग कैसा हो जाता है? तो इसमें पूछ रहा है कि अगर किसी पदार्थ में मंड की मात्रा है कि नहीं है या नहीं है, उसकी जांच हम जब करते हैं तो उस पर तन आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं तो उसका सामग्री का रंग कैसा बदलता है, तब हमें पता चलता है कि उसमें मंड है। तो ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नीला या काला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी लाल। तो नीला या काला रंग हो जाता है किसी पदार्थ का अगर उसमें मंड की मात्रा है तो। अगला प्रश्न है, किसी खाद्य पदार्थ में खाद्य सामग्री में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है या नहीं, इसकी जांच के लिए किसी खाद्य सामग्री में 2 या 3 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन या 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालने से सामग्री का रंग कैसा हो जाता है? तो ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैंगनी, और ऑप्शन सी काला। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर किसी पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है तो उसमें दो तीन बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालें या 10 बूंद कास्टिक सोडा की बूंद डालें तो उससे उसका रंग बैंगनी हो जाए तो मान लो कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम बनता है कि आप अगर फिर से एनसीईआरटी बुक पढ़ें तो इसके आसपास और किस चीज़ की जांच के बारे में दिया गया है वो भी देखें, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ये प्रश्न आपने तब किया था, तो आपको बहुत आसानी रहेगी याद करने में। तो यही पढ़ने का तरीका होता है। प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए आप जितने ज़्यादा एमसीक्यू लगाएंगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और फिर उसको जाके चेक करें, आपका जो एमसीक्यू गलत हो जा रहा है उसको चेक करें, और उसके आसपास जो और फैक्ट्स दिए हैं उनको भी याद करें। तो आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन, ऑप्शन बी प्रोटीन युक्त भोजन, ऑप्शन सी विटामिन युक्त भोजन, ऑप्शन डी रेशे युक्त भोजन। तो ऊर्जा देने वाला भोजन है वो कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है, इसीलिए केला खाया जाता है अगर तुरंत एनर्जी हो। केले में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है तो उसको खाने से तुरंत एनर्जी मिलती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी पोषक तत्व को शरीर वर्धक भोजक के रूप में जाना जाता है? यानी जो ये 4 पोषक तत्व दिए हैं इनमें से कौन से पोषक तत्व को शरीर वर्धक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। तो जो प्रोटीन है उसको शरीर वर्धक भोजन के रूप में जाना जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तभी भी ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है वृद्धावस्था में, और बचपन में भी इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थों में विटामिन सी की मात्रा उपलब्ध होती है? तो ऑप्शन ए टमाटर, पहला है टमाटर, दूसरा है हरी मिर्च, और तीसरा है अमरूद। तो आपको बताना है ये 3 नाम दिए हैं इनमें से किस किस में विटामिन सी उपलब्ध है। तो ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2, और ऑप्शन सी 2, 3, ऑप्शन डी 1। तो इन सभी में विटामिन सी की मात्रा होती है। देखिए
एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स जो दिए हैं वहाँ से सवाल ज़रूर आते हैं, तो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हैं वो आपको नहीं छोड़ने हैं, वो आपको सारे याद करने हैं। पीसीएस में भी 3-4 सवाल साइंस में सीधे जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए वहाँ से आते हैं। और पीसीएस का इस बार पैटर्न भी सारा चेंज हो गया, तो जो भी पेपर पीसीएस द्वारा लिए जा रहे हैं उसमें प्रश्नों का स्तर है वो बहुत अच्छा है, तो आपको एग्जाम्पल्स नहीं छोड़ने हैं। तो टमाटर में भी विटामिन सी उपलब्ध है, हरी मिर्च में भी है और अमरूद में भी है। अगला प्रश्न है फास्फोरस के मुख्य स्रोतों पर विचार करें। तो आपको बताना है जो ये चार यहाँ पे चीज़ों के नाम दिया है इनमें से फास्फोरस किस किस में उपस्थित है। तो एक है केला, दूसरे नंबर पे है दूध, तीसरे पे है तिल और चौथे पे है हरी मिर्च। तो ऑप्शन ए में है 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2 3 4। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फास्फोरस की जो मात्रा है इन सभी में उपलब्ध है, तो ये चारों ही हैं फास्फोरस के मुख्य स्रोत हैं। फास्फोरस की मात्रा बहुत, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, बहुत अल्प मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी जरा सी भी कमी बहुत बुरी तरीके से शरीर के सिस्टम को प्रभावित करती है। फास्फोरस की कमी हो जाती है तो नर्वस सिस्टम हमारा ठीक से काम नहीं करता है, और जो नेक के पीछे शोल्डर्स के आसपास बहुत तेज़ मतलब पेन होता है, आपको इधर उधर हिलने डुलने में बहुत दिक्कत होती है, तो फास्फोरस की कमी हो जाती है तभी ऐसा होता है। अगला प्रश्न है कौन सी विटामिन खाना पकाने से आसानी से नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन ए सी विटामिन सी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी बी। तो जो विटामिन सी है वो गर्म करने से आसानी से नष्ट हो जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है किस पोषक तत्व की कमी से चेहरे पर सूजन, बालों का झड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिस की संभावना रहती है। तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी रेशे। तो प्रोटीन की कमी हो जाती है तो शरीर पर सूजन आ जाती है, चेहरे पर सूजन आती है, बाल भी झड़ते हैं और स्किन संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। जब प्रोटीन की कमी होती है तो मसल सिस्टम है हमारा वो सही से काम नहीं करता, इसलिए चेहरे पर सूजन आती है, तो प्रोटीन बहुत आवश्यक है खाना। अगला प्रश्न है धुराग्र संधि शरीर के किस भाग को जोड़ती है। ऑप्शन ए घुटना और कोहनी, ऑप्शन बी गर्दन एवं सिर, ऑप्शन सी जबड़े और कपाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धुराग्र संधि है वो घुटना और कोहनी इन दोनों के जो संधि जो मिलन स्थल है, संधि स्थल है, वहाँ पे इन दोनों को धुराग्र संधि कहते हैं। घुटना और कोहनी के जो मध्य है, घुटना और कोहनी पे जो होती है। हिंज संधि किसको कहा जाता है या हिंज संधि कहाँ पर होती है। तो ऑप्शन ए गर्दन, ऑप्शन सी सिर, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी घुटना और ऑप्शन डी जबड़ा। तो हिंज संधि है वो घुटने पे होती है, उसको हिंज संधि बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है तिलचट्टे में कितने जोड़ी पैर होते हैं। तो ऑप्शन ए 1 जोड़ी, ऑप्शन बी 2 जोड़ी, ऑप्शन सी 3 जोड़ी, ऑप्शन डी 4 जोड़ी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 3 जोड़ी पैर होते हैं तिलचट्टे में। पीसीएस में 2017 में यहाँ से सवाल आया था, सीधे इस बार भी आया था 19 वाले में। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में फिर कहूँगी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ने हैं। वैसे मैंने सारे एग्जाम्पल से ही इसमें सवाल उठाए हैं, फिर भी आप पढ़े हैं एनसीईआरटी तो उनको ध्यान में रखते हुए पढ़े। तो अगला प्रश्न है मनुष्य की मुखगुहिका में पाए जाने वाले दांतों में चवर्णक दांत कितने होते हैं। तो चवर्णक जो दांत हैं उनकी संख्या कितनी होती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 15। तो मनुष्य की मुखगुहिका में जो चवर्णक दांत हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 12। 12 जो होते हैं वो चवर्णक होते हैं। अगला प्रश्न है मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना चपटा एवं यू आकृति का आकार होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है तथा एक ओर ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर छोटी आंत में खुलता है। तो ये किस निम्नलिखित जो कथन है ये किसके बारे में बात करता है, यानी जो 4 अंग दिए हैं उसकी ये विशेषताएं यहाँ पे दी हैं, आपको बताना है ये किसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी यकृत। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आमाशय। आमाशय की ये सारी विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है वसा का पाचन तंत्र के किस भाग में होता है। जो वसा का जो डाइजेशन है वो किस भाग में होता है वो आपको बताना है। जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है उसके किस भाग में होता है
वसा का पाचन वो आपको बताना है। ये भी पीसीएस 2017 में पूछा था, एनसीईआरटी से एज इट इज इसको उठाया गया है। ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी आमाशय। तो वसा का पाचन है वो पित्ताशय में होता है। अगर किसी के पित्ताशय को निकाल दिया जाता है तो वो जो फैटी फूड है वो नहीं खा सकता, वो नहीं पचा पाता है। तो ऑप्शन बी उसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पित्त रस पाचन तंत्र के किस भाग से स्रावित होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन डी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन सी आमाशय, सॉरी ऑप्शन डी आमाशय। तो पित्त रस पाचन तंत्र के किस भाग से स्रावित होता है? तो ये यकृत से स्रावित होता है। यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में जाके इकट्ठा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ये भी एग्जाम्पल है, यहाँ से भी सवाल पूछा था पीसीएस 2017 में। तो टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो पहला इमली, दूसरा अंगूर, तीसरा कच्चा आम और चौथा केला। तो टार्टरिक अम्ल इनमें से किस किस में मिलता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए 1, 2 और 3 में मिलता है, ऑप्शन बी 2, 3, 4 में मिलता है, ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 में मिलता है, ऑप्शन डी 1, 3, 4 में मिलता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4, या ये चारों ही हैं जो टार्टरिक अम्ल के स्रोत हैं। इमली, अंगूर, कच्चा आम और केला। बाकी 3 में आप समझ जाएंगे, लेकिन केले में आप इतना अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि टार्टरिक अम्ल केले में मिलता है। और जिस चीज़ में अनुमान न लगा पाए वहीं से सवाल बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये आपको याद कर लेना है, टार्टरिक अम्ल केले में भी मिलता है। पालक में कौन सा अम्ल मिलता है? तो ऑप्शन ए टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल। तो पालक में जो अम्ल है वो ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। अगेन जो इससे पहले वाला प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, तो मैंने उसकी बगल से उठाया, हो सकता है अगली बार ये पूछा जाए, इसीलिए जो जहाँ से सवाल पूछा जा चुका है उसकी बगल में अगर कोई फैक्ट है वो याद करना ज़रूरी है। आप ये समझ लो एग्जामिनर वहाँ पे है तो वहीं आसपास से सवाल पूछेगा आपसे। तो पालक में जो अम्ल मिलता है वो ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की देखो ये सवाल है जो गलत हो गया, इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है इंसान, जो इस नाड़ी है वो कितनी बार धड़कती है उसके बारे में है, सॉरी। तो इसको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, केचुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी गिल, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो केचुआ में श्वसन है वो त्वचा के द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है, आपको याद करना चाहिए ये। तो केचुए में जो श्वसन है वो त्वचा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, किस कीट में श्वसन छोटे छोटे छेद द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी चींटी, ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी सांप। तो कॉकरोच में है वो छोटे छोटे छिद्रों द्वारा श्वसन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पीसीएस ऐसे सवाल पूछने में बहुत माहिर है, यूपीपीएससी के ये फेवरेट सवाल रहते हैं हमेशा। तो जो कि कॉकरोच है वो छोटे छोटे छेदों द्वारा श्वसन करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अम्ल का नाम है, एक तरफ पदार्थ का नाम है। तो एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। एक तरफ सिरका, चींटी का डंक, अंगूर और पालक। तो अभी देखा था ऑक्जेलिक अम्ल पालक में मिलता है, तो डी का 4 हो जाएगा। तो डी का 4 है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में मिलता है, बी का 2 है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है, ए का 1 है। टार्टरिक अम्ल अंगूर में मिलता है, तो सी का 3 है। तो 1, 2, 3, 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा कितने % होती है? ऑप्शन ए 2.5%, ऑप्शन बी 1.2%, ऑप्शन सी 3.3%, ऑप्शन डी 2.6%। तो मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा है वो 2.5% होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 2.5%। अगला प्रश्न है, एक्रेलिक किसको बोला जाता है? तो ऑप्शन ए कृत्रिम रेशम, ऑप्शन बी कृत्रिम ऊन, ऑप्शन सी कृत्रिम पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्रेलिक है वो कृत्रिम ऊन को बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एक्रेलिक कृत्रिम ऊन को बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज कब की गई थी? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1970। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 1965 में कोशिका की खोज की गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव एक कोशिकीय होता है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी मुर्गा।
तो कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला कथन ये है। दूसरा कथन है, मनुष्य की कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी कोई भी नहीं सही है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए केवल एक सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। शेल वॉल जो प्लांट शेल होती हैं उसमें मिलती है, लेकिन मनुष्य की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसलिए दूसरा कथन गलत है और पहला कथन सही है। शेल बॉल और मिलती है प्लांट शेल में, और जो मेम्ब्रेन है वो दोनों में मिलती है। तो कोशिका भित्ति मनुष्य की कोशिका में नहीं मिलती है, प्लांट की कोशिका में ही मिलती है केवल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैक्टीरिया का केंद्रक मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, और दूसरा कथन है, बैक्टीरिया का केंद्रक मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जो बैक्टीरिया होता है, जो उसका केंद्रक होता है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है या नहीं होती है, वो यहाँ पूछा है। एक कथन में बोला है कि होती है और दूसरे में बोल रहा है कि नहीं होती है। तो बताना है कौन सा सही है। तो केवल एक सही है, बैक्टीरिया का केंद्रक मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो केंद्रक झिल्ली बैक्टीरिया के केंद्रक के ऊपर नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, टैडपोल को बढ़ने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो टैडपोल है उसको बढ़ने में जो मदद करता है वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायरॉक्सिन टैडपोल को बढ़ने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, किसने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी टी श्वान, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। तो कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था तो वो रॉबर्ट ब्राउन थे। तो ये आप रट लेना है, कोशिका में केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य का पता किसने लगाया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी टी श्वान, ऑप्शन डी जेई पुरकुंजे। तो जीव द्रव्य का जो पता है जेई पुरकुंज ने लगाया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जीव द्रव्य का पता लगाया था जेई पुरकुंज ने। अगला प्रश्न है, किसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी जीव द्रव्य, ऑप्शन डी गोल्गी काय। तो आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है, और दूसरा कथन है माइक्रोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन ए दो सही है, ऑप्शन बी एक सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी सही नहीं है यानी कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए दोनों सही, केवल कथन दो सही है। माइक्रोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। अगला अगला प्रश्न है, इसमें दोनों ही सही होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका का बिजली घर भी होता है। तो ऑप्शन यानी जो दो सही है या दोनों सही होगा, सी या ए में से मान लो तो आप दोनों ही कथन सही होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मरुस्थली पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस की क्यूटिन की एक परत चढ़ी होती है जिससे पानी का क्षय नहीं होता। तो इस कथन एक कथन दिया है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये कथन जो है सही है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कथन सही है, दूसरा है कथन गलत है, ऑप्शन सी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कि ये कथन सही है। मरुस्थली पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन की एक परत चढ़ी होती है जिससे पानी का क्षय नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे में तनी की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो राइट आंसर है जिब्रेलिन है। ये पादपों में जो तने की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है जिब्रेलिन। अगला प्रश्न है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन डी पैराडॉक्सिन, ऑप्शन डी बायोटीन।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेंटाथोनिक एसिड B5। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 5 और पेंटाथोनिक, 5 और पेंटाथोनिक थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, तो B5 और पेंटाथोनिक एसिड, तो ऐसे आप जोड़ के याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में पाए जाने वाला ई कोलाई जीवाणु किस विटामिन के संश्लेषण में सहायक होता है? यानी जो शरीर में ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है वो किस विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? अगर इसकी उपस्थिति शरीर में नहीं रहेगी तो इनमें से किसी एक विटामिन का शोषण शरीर नहीं कर पाएगा। तो बताना है आपको, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए विटामिन ई। ई कोलाई जो जीवाणु है वो विटामिन ई के संश्लेषण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम में थोरम्बिन का संबंध है? तो ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी प्रजनन, ऑप्शन सी रक्त जमाव, ऑप्शन डी वृद्धि। तो थ्रोम्बिन है वो रक्त जमाव, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन ए कम हो जाती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी परिवर्तित नहीं होती, ऑप्शन डी पहले घटती है फिर बढ़ती है। तो रक्त में अगर ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो सांस की जो गति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो शरीर ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेगा, तो जो जल्दी जल्दी सांस शरीर लेगा, तो इसलिए जो सांस श्वसन दर है वो बढ़ जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लार में निम्न में से कौन किसके पाचन में सहायता करती है? तो ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी रेशे, ऑप्शन डी वसा। तो लार है वो स्टार्च के पास पाचन में हेल्प करती है। तो यहाँ से आपके दो सवाल बन सकते हैं। पहला, मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसमें सीधा सा है कि मुख गुहिका से ही प्रारंभ हो जाता है, लार मुख गुहिका में होती है। और सब फिर ये पूछा जा सकता है कि किस पदार्थ का पाचन सबसे पहले प्रारंभ होता है? तो स्टार्च का सबसे पहले होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी प्लिया, ऑप्शन डी गुर्दा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुर्दा। गुर्दा के द्वारा ही यूरिया अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी वॉट। तो शक्ति का मात्रक है वो वॉट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक है? ऑप्शन ए फैराड, ऑप्शन बी फर्मी, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी न्यूटन। तो बल का मात्रक है वो न्यूटन है। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वॉट, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी डायन, ऑप्शन डी जूल। तो कार्य का मात्रक है वो जूल है। ये सारे सवाल रटने वाले हैं, आप रट डालो एक बार, एक दो सवाल यहाँ से फंस जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी आयु की, ऑप्शन सी समय की, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष है वो दूरी की इकाई है, दूरी मापने की इकाई है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका है। अगला है, पारसेक किसका मात्रक है? ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन दो प्रकाश की चमक का, ऑप्शन तीन चुंबकीय बल का, ऑप्शन चार दूरी का। तो पारसेक है वो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है, एम्पियर किस को मापने की इकाई है? तो ऑप्शन एक है वोल्टेज, ऑप्शन दो है प्रतिरोध, ऑप्शन तीन है पावर, ऑप्शन चार है विद्युत धारा। तो एम्पियर है वो विद्युत धारा को मापने की इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कार्य जूल, द्रव्यमान किलोग्राम, बल न्यूटन, और चार दाब डायन। तो कार्य का मात्रक जूल है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, बल का मात्रक न्यूटन है, दाब का मात्रक डायन नहीं है। तो ऑप्शन चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो प्रॉपर्टी है वो दी है और एक तरफ मात्रक दिए हैं। तो उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब और ऊर्जा एक तरफ दिए हैं मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल। तो मैक है वो उच्च वेग की है, तो ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम है, दाब पास्कल है, ऊर्जा जूल है। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई का क्या है? तो ऑप्शन 1 माइक्रोन, ऑप्शन 2 नैनोमीटर, ऑप्शन 3 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन 4 फर्मी मीटर है। तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो फर्मी मीटर है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 131 लीटर, ऑप्शन दो
79 लीटर, ऑप्शन 3 201 लीटर और ऑप्शन 4 159 लीटर। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 159 लीटर एक बैरल की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में मैंने इसमें सारे मात्रक एक ही बार में ले दिए हैं, क्योंकि एक दो सवाल मात्रक से बनता है तो एक ही वीडियो में रहेंगे, सही रहेगा। आप सही सारे यहीं से याद कर सकते हैं। तो क्यूसेक है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। तो ऑप्शन ए नोट, ऑप्शन 2 मीटर, ऑप्शन 3 डॉप्सन, ऑप्शन 4 मैक्सवेल। तो राइट आंसर है डॉप्सन। जो ओजोन परत की मोटाई है वो डॉप्सन में मापी जाती है। ये सवाल 2018 पीसीएस में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 ऑडियोमीटर, ऑप्शन 2 गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन 3 सेक्सटेंट, ऑप्शन 4 सोनार। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति की गहराई जानने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है सोनार। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है एनोमीमीटर को निम्न में से किसकी मापन किया जाता है। जो एनोमीमीटर है उससे किसका मापन किया जाता है वो बताना है। तो ऑप्शन 1 पवन के बहाव की गति, ऑप्शन 2 पानी की गहराई, ऑप्शन 3 प्रकाश की तीव्रता, ऑप्शन 4 पवन वेग। तो एनोमीमीटर से पवन वेग की गति है वो मापी जाती है। अगला प्रश्न है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वायुमंडल दाब, ऑप्शन 2 आर्द्रता के मापन में, ऑप्शन 3 उच्च ताप के मापन में, ऑप्शन 4 घनत्व के माप में। तो पायरोमीटर है वो उच्च ताप के लिए। देखो जहाँ पायरो लगे वहाँ उच्च ताप का मतलब होता है, जहाँ क्रायो लगे वहाँ निम्न ताप होता है। तो क्रायो है वो निम्न ताप का सिंबल है और पायरो है उससे इंडिकेट होता है कि उच्च ताप का है। तो पायरोमीटर से उच्च ताप का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो ऑप्शन 1 वायुदाब, ऑप्शन 2 गैसों का दाब, ऑप्शन 3 द्रवों का घनत्व, ऑप्शन 4 सतह पर तेल का दबाव। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। तो दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र कौन सा है। तो 1 किलोमीटर, 2 एमीटर, 4 ऑडीमीटर और 4 हाइड्रोमीटर। तो ऑडीमीटर है उसके द्वारा पहियों के वाहनों द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। तो ऑडीमीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो अमीटर, बैरोमीटर, ऑडियोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 हाइड्रोमीटर, ऑप्शन 2 मैनोमीटर, ऑप्शन 3 बैरोमीटर, ऑप्शन 4 अमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर बैरोमीटर में अचानक गिरावट आती है तो वो तीव्र तूफान का संकेत होता है। तो ये साइंस के आज के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। अगले रिवीजन वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।